हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस में बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 10, इंडिया एग्रीकल्चर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स एग्रीकल्चर हैज रिमेन अ प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। इवन टुडे also मेन सपोर्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। कि हमारे एंशियंट टाइम से इंडिया में कई सारे जो पीपल्स है कि उन मोस्ट ऑफ पीपल यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उससे 60% से भी ज़्यादा जो पीपल्स है उनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। और आज भी हमारी इकोनॉमी, इंडियन जो इकोनॉमी है उनका जो मेन सपोर्ट वो एग्रीकल्चर के ज़रिए है। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और हमारे इंडिया में जो कोई मेन इम्पोर्टेंट रिसोर्स है तो वो है एग्रीकल्चर। अबाउट 60% ऑफ द लेबर पावर इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। बिसाइड्स सप्लाइंग फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और आज हम बात करें तो हमारे इंडिया के 60% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में, इस एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। और उसके साथ साथ हमारे जो इंडियन पीपल्स है वो हमारे पीपल्स को जो फूड सप्लाई करते हैं, और उनके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज जो है उनको रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर्स में से ही हमें मिलता है। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। और हमारे एग्रीकल्चर में वो जो नेशनल जो प्रोडक्ट में उसका जो ऑक्यूपेशन है वो है ओनली 22%। Crops and other farm products hold about 18% contribution in export, which earns huge foreign exchange। और हमारी जो फॉरेन जो एक्सचेंज जो अर्निंग है उसमें जो कंट्री एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन वो है 18%। द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, सो इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री। और हमारे इंडियन जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और इसलिए इंडिया को एक अग्रेरियन कंट्री यानी कि एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया, two or more crops annually can be taken due to the factors like fertile plains, favorable climate for round the year cultivation, irrigation, skill and hardworking farmers etc। मोस्ट ऑफली इंडिया के कई सारे एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें ईयरली 2 और 3 उससे भी ज़्यादा जो क्रॉप्स वो लिए जाते हैं। और उनका जो मेन रीज़न ये है कि हमारे इंडिया की जो फर्टाइल जो प्लेन्स है, बड़े बड़े जो ग्राउंड एरियाज है, जो लैंड है, और प्लस जो पूरे साल में पूरे ईयर जो हमारा जो क्लाइमेट है वो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के फेवरेबल में होता है। और जो फार्मर्स है वो स्किल्ड एंड हार्डवर्किंग फार्मर्स है, उनकी वजह से हमारे देश में कई सारे जो एग्रीकल्चर है वो एरियाज जिसमें ये सारे फैसिलिटीज होने के नाते पूरे साल हम फार्मिंग कर सकते हैं। इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट। और ये सारे वो कई सारे प्रोग्रेस होने की वजह से भी हाँ, जो एग्रीकल्चर जो है उनमें जो जितना ग्रेन प्रोडक्शन हमें ग्रोथ होना चाहिए वो हो नहीं सकता। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। और उसका मेन रीज़न है कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स है वो पुअर एंड अनएजुकेट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू रीजन्स लाइक inadequate facilities of irrigation, irregular and uncertainty of rain, more population, larger families, smaller farms, no interest in experimentation, less usage of chemical fertilizers, modern machineries, and scientific approach for cultivation. Educated mass opting away from agriculture, the so called lower status for agriculture in the society etc। हमारे इंडिया में जो
हमारे इंडिया में जो वर्ल्ड है उनकी कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन है, यानी कि जितनी हमारी डिमांड है उनसे कई गुना कम जो वो ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो ग्रेन का प्रोडक्शन वो कम होता है। उनके रीजंस है कि इन एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए वो है नहीं। प्लस जो रेन है वो अनसर्टेनिटी एंड इरेगुलर है। जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, बड़ी बड़ी फैमिलीज है, खेत हमारे पास छोटे हैं, और नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन। अरे जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनका जो एक्सपेरिमेंट, उसमें फार्मर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने फार्म में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसका यूज़ यानी कि कम यूज़ करते हैं। प्लस जो मॉडर्न जो मशीनरीज है, साइंटिफिक जो अप्रोच है उनका अपने खेतों में अपने कल्टीवेशन में उसका यूज़ नहीं करते। प्लस जो एजुकेटेड जो पीपल्स है वो एग्रीकल्चर से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो एजुकेटेड पीपल्स है वो उनका फार्मिंग करने से उनकी जो लोअर सोसाइटी में उनका जो स्टेटस वो लो हो जाएगा। उनकी ये एक सोच की वजह से हमारा जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो होता नहीं है। और ये सारे जो रीजंस है को जितनी हमारे डिमांड है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो होता नहीं। ये सारे रीजंस है उन कम प्रोडक्शन होने के लिए। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले जो फार्मिंग का जो टाइप है वो है सब्सटेंस फार्मिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today। कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई सारे जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर किए गए, फिर भी आज भी हमारे जो फार्मर्स है वो वीक है। Costly seeds, fertilizers, and use of insecticides are not affordable in smaller farm holdings। और जो हमारे पुअर और जो स्मॉल फार्मर्स है वो आज भी जो कॉस्टली सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है और जो इंसेक्टिसाइड्स है उनको अपने खेतों में ये सब यूज़ करना उनको अफोर्डेबल नहीं है। द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशियंट एंड for his family and is consumed in the maintenance of the family। और उनकी जो फार्म की जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ उनको सेलिंग के लिए नहीं, लेकिन उनकी जो फैमिली है उनको कंज्यूम, उनका जो मेंटेन हो सके उतना ही उसके खेत में प्रोडक्शन होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस फार्मिंग। और उनके फार्म में उनकी फैमिली को मेंटेन हो सके उतना ही प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये जो फार्मिंग है उसको कहा जाता है सब्सटेंस फार्मिंग। सो even today Indian agriculture is considered to be an activity for life maintenance only। और कई सारे जो इंडियन जो फार्मर्स है वो आज भी सिर्फ अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए ही अपने खेतों में प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड जो फार्मिंग का टाइप है वो है ड्राई फार्मिंग। वेयर द रेनफॉल इज inadequate, irrigation facilities are less there, farming is depend only on rain, only one crop is taken through the humidity accumulated within the land, this is known as a dry farming। आज भी हमारे इंडिया में जो रेनफॉल है वो इनएडुकेट है। इनएडुकेट यानी कि बहुत कम होता है, और इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो भी कम है। और हमारे जो कई सारे जो फार्मिंग से वो ओनली सिर्फ जो रेन है उस पर डिपेंडेंट होती है। और पूरे साल में जो पुअर फार्मर्स है वो एक ही बार जो क्रॉप ले सकते हैं, और वो भी है जो लैंड के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसके ज़रिए वो अपना क्रॉप ले सकते हैं। एंड ये जो फार्मिंग है उसको हम कहेंगे ड्राई फार्मिंग कहेंगे। और ड्राई फार्मिंग में जो ज्वार है, मिलेट है, पल्सिस है और ऐसे जो
क्रॉप्स है कि जिनको कम पानी चाहिए वो हम ग्रो करते हैं। इन गुजरात wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon river। और हमारे गुजरात में मानसून के बाद जो ह्यूमिड जो सॉइल्स है उसमें व्हीट एंड जो ग्राम उसको क्रॉप यानी कि उसकी फार्मिंग हम करते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर की जो टाइप्स है वो है वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट in the regions of heavy rain and inadequate facilities for irrigation। जो वेट फार्मिंग है वो उसी रीजन में लिए जाती है कि जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है और वहाँ पर उस रीजन में जो इरिगेशन की ज़्यादा फैसिलिटी होती है। इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल और इफ़ इट इज insufficient more than one crop is taken with the help of irrigation। और ये जो एरियाज है कि जिनमें अगर बरसात नहीं भी होती है और इनसफिशेंट होती है फिर भी पूरे साल में इरिगेशन जो फैसिलिटी है उनकी वजह से एक से ज़्यादा यानी कि कई 2 या 3 बार ही क्रॉप लिए जा सकते हैं। और वेट फार्मिंग में मेनली पैडी, शुगर कैन, कॉटन, व्हीट एंड कई सारे वेजिटेबल्स हैं, ये सारे क्रॉप्स लिए जा सकते हैं और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि उसको गुजराती में जूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। हियर फॉरेस्ट आर बर्न्ड एंड क्लीन एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर। ये जो फार्मिंग है उसमें जो फॉरेस्ट और अनयूजुअल जो लैंड है उसको बर्न करके उनको क्लियर करके वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। द फार्मिंग टेक प्लेस फॉर 2 और 3 years। और जो फॉरेस्ट बर्न करके क्लीन करके जहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है वो 2 और 3 साल से कम वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। When soil fertility is reduced, that area is abandoned and the same method is applied to start farming at other place। और वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया को जो क्लीन करते हैं वहाँ के जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है अगर वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो जगह वो जो फार्मर्स है वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जो सेम मेथड यानी कि वहाँ जो अनयूजुअल जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लीन करके सेम मेथड अप्लाई करके वहाँ वो फार्मिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन। और ये जो मेथड है उसको हम जूम कल्टीवेशन कहेंगे। क्रियल्स और वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो एग्रीकल्चर है उसमें वेजिटेबल्स और सीरियल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। द प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और ये जो टाइप है एग्रीकल्चर का उसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। फिफ्थ नंबर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर का एक स्पेशल टाइप है। हियर रबर, टी, कॉफ़ी, कोको, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक एट्सेट्रा आर रेयर विथ ग्रेट केयर। प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है उसमें रबर है, टी है, कॉफ़ी है, कोको, एप्पल, कोकोनट, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारक, ये सारे जो क्रॉप्स है उनकी कई सारी जो केयर है उसके साथ उनका प्लांटेशन उनका प्रोडक्शन किया जाता है। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल साइड्स, एक्विजिशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। और ये जो फार्मिंग है उसमें जो कई सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है और जो स्किलफुल जो फार्मर्स है और जो टेक्निकल नॉलेज मशीन्स है, फर्टिलाइजर्स है और उन ये जो फार्मिंग है उनको चारों तरफ से उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। और ये जो फार्मिंग है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और एक्विजिशन की जो फैसिलिटी भी होनी चाहिए। एक्विजिशन यानी कि उनको स्टोर करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। आगे 6 नंबर का जो टाइपिंग है वो है इंटेंसिव फार्मिंग।
इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग इज द मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ increased irrigation, use of chemical fertilizers, insecticides and other mechanical equipments। और ये जो फार्मिंग है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, जो इंसेक्टिसाइड्स है, जो मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है और जो इंसेक्टिसाइड्स है उनका यूज़ करके ये जो फार्मिंग उसमें प्रोडक्शन बहुत किया जाता है। ज़्यादातर ये जो फार्मिंग है उसमें कैश क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है। द per hectare production has increased very much here and the area of under these crops has increased। और ये जो फार्मिंग है उसमें पर हेक्टर प्रोडक्ट बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है। As more importance is given to economic returns in this type of farming, it is also known as commercial farming। और ये जो फार्मिंग है उसमें कई सारे जो इकोनॉमिक रिटर्न्स यानी कि जो फार्मर्स है उनको बहुत सारा रिटर्न्स इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलता है, और इसी की वजह से ये जो फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो फार्मर्स है उनको जितना प्रोडक्शन होता है उससे कई गुना ज़्यादा उनको मुनाफा होता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स वो इंटेंसिव फार्मिंग को पसंद करते हैं, और इसीलिए ये जो फार्मिंग है उसको इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे फार्मिंग ऑफ मेथड्स।